सोचिए, इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन में क्या समानता थी? यही ना कि वो अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज थे। हाँ, दिग्गज तो थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। ये लोग अक्सर एक साथ छुट्टियां मनाते थे, घंटों बैठकर रणनीतियां बनाते थे और मतलब एक दूसरे के विचारों को धार देते थे। इसी को कहते हैं एक असली मास्टरमाइंड। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। तो आज हम मास्टरमाइंड द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ किताब के अध्याय 9 के कुछ बेहद खास अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। और आज हमारा मिशन यह समझना है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण विकास हासिल करने के लिए ये सामूहिक बुद्धिमत्ता या जिसे कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम इतिहास या बिजनेस की दुनिया को देखें तो कोई भी विशाल एम्पायर किसी एक इंसान ने अकेले नहीं बनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर चीज अकेले करने की कोशिश करना बहादुरी है या फिर सही लोगों का एक मास्टरमाइंड बनाकर आगे बढ़ना असली समझदारी है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो काम करने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। और अगर हम स्रोत सामग्री को गहराई से देखें तो यहाँ महज सामान्य टीम वर्क की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब ये सिर्फ ऑफिस में साथ काम करने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि बस 4 लोग एक ऑफिस में बैठ गए और काम करने लगे। ये एक पूरी तरह से अलग विज्ञान है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जब एक से अधिक दिमाग एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो सिर्फ एक टीम नहीं बनाते। तो फिर वो क्या बनाते हैं? वे एक नई और अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी काम की दिशा और उसकी गति को पूरी तरह से बदल देता है। अदृश्य शक्ति सुनने में थोड़ा रहस्यमय है, या शायद किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात लग सकती है। लेकिन स्रोत में मास्टरमाइंड की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही व्यावहारिक है। हाँ, उसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मास्टरमाइंड तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य के लिए पूरी तरह से पूर्ण तालमेल के साथ काम करते हैं। मतलब यहाँ कोई कैजुअल ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा है। सही कहा, हर किसी की ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। और यहीं पर नेपोलियन हिल का वो सिद्धांत आता है जिसका जिक्र किताब में किया गया है। वो तीसरा दिमाग वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एकदम वही। हिल का मानना था कि जब 2 दिमाग आपस में जुड़ते हैं तो वे केवल अपने विचार साझा नहीं करते, उनके जुड़ने से एक तीसरे अदृश्य दिमाग का जन्म होता है। इसी को कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहा गया है। तो इसे हम एनर्जी के विज्ञान से भी जोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल। हर इंसान के सोचने का एक खास तरीका होता है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। जब एक ही मिशन पर काम कर रहे लोग असकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा केवल आपस में जुड़ती नहीं है बल्कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब लोग सही तालमेल में होते हैं तो वे उन समाधानों तक पहुंच सकते हैं जो वे अकेले कभी सोच ही नहीं पाते? 100%। स्रोत के अनुसार इस प्रक्रिया में इंसान का इंट्यूशन यानी अंदर से आने वाली आवाज या सही फैसले लेने की क्षमता बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है। दिमाग में जो शोर होता है वो खत्म हो जाता है। और गति भी तो बढ़ जाती है। हाँ, सबसे बड़ी बात, काम करने की जो गति है वो सामान्य से 10 गुना तक तेज हो सकती है। 10 गुना? बिल्कुल। जो काम एक व्यक्ति को अकेले करने में महीनों लग सकते हैं, एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप उसे हफ्तों या शायद कुछ दिनों में ही सुलझा सकता है। ये स्पीड वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो अकेले काम करने की बहुत बड़ी सीमाएं होती हैं। सीमाएं तो है ही, आखिर एक इंसान कितना कुछ कर लेगा। वही तो, एक अकेले इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसका अपना एक सीमित नजरिया होता है और कोई भी इंसान हर चीज में माहिर नहीं हो सकता। स्रोत में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। वो मार्केटिंग और फाइनेंस वाला उदाहरण? हाँ, वही। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मार्केटिंग का जादूगर है। उसे पता है कि किसी भी चीज को दुनिया के सामने कैसे पेश करना है। लेकिन जब बात हिसाब किताब की आती है या कैश फ्लो मैनेज करने की आती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। एकदम सही। वहीं दूसरा व्यक्ति फाइनेंस का मास्टर है। वो एक्सेल शीट्स और नंबर्स में खेलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। और एक तीसरा इंसान भी तो है जो ऑपरेशन संभालता है। हाँ, ऑपरेशंस वाला इंसान जिसे पता है कि रोज की भागदौड़ कैसे मैनेज करनी है, डिलीवरी कैसे करवानी है। अब अगर ये तीनों अपनी अपनी जगह अकेले काम करते रहें तो ये शायद एक ठीक-ठाक बिजनेस चला लें। लेकिन स्रोत ये बताता है कि अकेले ये तीनों महज औसत ही रहेंगे। बिल्कुल औसत।
वो मार्केटिंग वाला इंसान हमेशा पैसों को लेकर जूझता रहेगा और फाइनेंस वाला हमेशा इस बात से परेशान रहेगा कि उसके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। उनका ज्यादातर समय उन चीजों में बर्बाद होगा जो उनकी कमजोरियां हैं। और ऑपरेशंस वाला बस आग बचाता रहेगा। हाँ, लेकिन जब ये तीनों एक मास्टरमाइंड में साथ आते हैं तो ये अजेय बन जाते हैं। कोई भी चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं रह जाती। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक सच्चा मास्टरमाइंड टैलेंट को सिर्फ जोड़ता नहीं है, ये उसे गुणा करता है। एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा, लेकिन हर चीज का विशेषज्ञ होना ना तो संभव है और ना ही जरूरी। एक स्मार्ट मास्टरमाइंड सर्कल इस कमी को पूरी तरह से भर देता है। एक व्यक्ति की कमजोरी दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होती है। और शायद यही कारण है कि जब ऐसे लोग साथ आते हैं तो काम बोझ नहीं लगता। लेकिन रुकिए, ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि बस अपने कुछ पुराने दोस्तों को या ऑफिस के कुछ अच्छे सहकर्मियों को इकट्ठा कर लिया जाए और बन गया मास्टरमाइंड, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हर कोई किसी भी मास्टरमाइंड का हिस्सा नहीं हो सकता। चुनाव बहुत ही सावधानी से करना होता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, जिसे हम इको चेम्बर कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के मुताबिक सही लोगों के चुनाव के लिए 4 बुनियादी चीजें होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से एक भी गायब है तो वो मास्टरमाइंड नहीं, सिर्फ एक सोशल क्लब बनकर रह जाएगा। तो चलिए इन 4 चीजों को एक एक करके समझते हैं। पहली चीज बताई गई है ग्रोथ माइंडसेट। इसका सीधा सा मतलब है कि समूह में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमेशा आगे बढ़ने, नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की भूख रखते हों। जो लोग कल की सफलताओं पर आज आराम कर रहे हैं वो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठते। सही बात है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है नकारात्मकता का पूरी तरह से अभाव। ये बहुत अहम है। नकारात्मकता से मतलब वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं। हाँ, मास्टरमाइंड में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो हर समाधान में एक नई समस्या ढूंढ लाते हैं। अगर कोई लगातार शिकायत करता है या ये कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो पूरे समूह की उस अदृश्य ऊर्जा को खींच लेता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। मतलब वो एनर्जी वैम्पायर बन जाते हैं। जी। ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो स्रोत में है वो है कमिटमेंट, यानी अपने काम और उस समूह के लक्ष्य के प्रति गहरा समर्पण। अगर लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब उनके पास खाली समय होता है तो वो मास्टरमाइंड नहीं है। एकदम सही। और चौथी चीज जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक साझा विजन। साझा विजन के बिना सब कुछ बिखर जाता है। अगर एक व्यक्ति ऐसी कंपनी बनाना चाहता है जिसे वो बाद में करोड़ों में बेच सके और दूसरा व्यक्ति एक छोटा लेकिन स्थिर पारिवारिक बिजनेस चलाना चाहता है, तो वे दोनों एक साथ मास्टरमाइंड में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी मंजिलें ही अलग हैं। बिल्कुल। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अगर औसत सोच रखने वाले लोगों के बीच समय बिताया जाएगा तो नतीजे हमेशा औसत ही निकलेंगे। ये बात थोड़ी चुभने वाली हो सकती है, लेकिन सच है। महत्वाकांक्षी लोगों का समूह इंसान को उसकी अपनी सीमाओं से परे जाने पर मजबूर कर देता है, स्ट्रेच करने पर मजबूर करता है। हाँ, जब आसपास के लोग बड़े लक्ष्य हासिल कर रहे हों तो कोई भी इंसान खुद ब खुद उस स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने लगता है। लेकिन देखिए, इन चारों चीजों के होने के बावजूद एक चीज है जो अगर ना हो तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। वो क्या है? वो है सामंजस्य, यो जिसे हम हार्मनी कहते हैं। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत गहराई से समझाती है कि टैलेंट से भरा कमरा भी फेल हो सकता है अगर उनके बीच हार्मनी ना हो। तो इस हार्मनी को तोड़ा कैसे जाता है? या यूं कहें कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे बर्बाद कर देती हैं? सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, यानी ईगो। ईगो तो हर जगह प्रॉब्लम करता है। हाँ, और यहाँ तो खासकर जब मास्टरमाइंड में कोई ये साबित करने की कोशिश करने लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, तो हार्मनी टूट जाती है। इसके अलावा जलन और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बहुत खतरनाक है। अगर समूह के सदस्य एक दूसरे से ही होड़ करने लगें तो वे सामूहिक बुद्धिमत्ता का निर्माण नहीं कर रहे होते, वे बस एक दूसरे की ऊर्जा को काट रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये तो इंसानी फितरत है। प्रतिस्पर्धा या थोड़ा बहुत अहंकार आ ही जाता है, तो क्या अहंकार को पूरी तरह से किनारे रखना मुमकिन है? यही तो मास्टरमाइंड की असली परीक्षा है। स्रोत कहता है कि नकारात्मक भावनाएं कलेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए जहर की तरह काम करती हैं। अगर कोई इंसान कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति बनना चाहता है तो वो गलत कमरे में है। ये बहुत गहरी लाइन है। हाँ, हार्मनी तब बनती है जब समूह में एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान हो, एक ऐसा विश्वास हो
जहां लोग अपनी कमजोरियां भी बिना डरे बता सकें और विचारों में पूरी स्पष्टता हो। हार्मनी के बिना लोग सिर्फ एक दूसरे से टकराते हुए कुछ व्यक्ति बनकर रह जाते हैं, एक मास्टरमाइंड नहीं। ये विचार बहुत ही स्पष्ट हो गया है अब अगर हम इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर लाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस की दुनिया में हैं, तो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार 4 स्टेप का फाइनेंशियल मास्टरमाइंड फॉर्मूला साझा किया गया है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, हाँ। बल्कि एक पूरा ठोस सिस्टम है। हाँ, ये फॉर्मूला इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। अगर कोई इसे सही से लागू कर ले तो परिणाम दिखने तय हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले के चारों स्टेप्स को बारीकी से देखते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है साप्ताहिक रणनीतिक बैठक या वीकली स्ट्रैटेजी मीटिंग। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जहां लोग बैठकर बस बातें कर रहे हैं कि हफ्ते भर में क्या क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब है कि पिछले हफ्ते जो तय किया गया था, क्या वो पूरा हुआ, और अगले हफ्ते के लिए कौन सी सबसे अहम चीजें हैं जिन पर फोकस करना है। यानी ये भविष्य की दिशा तय करने का समय होता है ना, न कि अतीत की गलतियों पर रोने का। और यहीं पर दूसरा कदम आता है स्पष्ट KPI ट्रैकिंग। अब जो लोग बिजनेस की भाषा से ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि उसे सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाना एक लक्ष्य है, लेकिन इसे मापा कैसे जाएगा? बिल्कुल। ऐसे में एक KPI ये हो सकता है कि रोज कितने नए ग्राहकों को कॉल की गई या कितने नए प्रोडक्ट सैंपल भेजे गए। ये एक ऐसा नंबर है जिसे मापा जा सकता है। स्रोत कहता है कि अगर आप किसी चीज को ट्रैक नहीं कर सकते तो आप उसे बेहतर नहीं बना सकते। सही बात है। मास्टरमाइंड ग्रुप ये तय करता है कि ये KPI बिल्कुल स्पष्ट हों और हर हफ्ते इनकी समीक्षा की जाए। और जब समीक्षा होती है तो तीसरा कदम सामने आता है, ईमानदार फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में किसी को उसके मुंह पर यह बताना कि उसका तरीका काम नहीं कर रहा है बहुत मुश्किल होता है। और यही तो मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी ताकत है। एक आम दोस्त शायद आपको बुरा ना लगे इसलिए सच ना बताए। हाँ, वो सोचेगा कि रिश्ता खराब ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मास्टरमाइंड में शामिल लोग सफलता के प्रति इतने कमिटेड होते हैं कि वे बिना किसी बनावट के सच्ची और कभी-कभी कड़वी राय भी देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये फीडबैक गिराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए है। और फिर आता है चौथा कदम, साझा विजन, जिसकी हमने पहले भी बात की। जब ये चारों कदम रणनीति, KPI, फीडबैक और विजन एक साथ मिलते हैं तो जो चीज पैदा होती है उसे अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही कहते हैं। जवाबदेही एक ऐसा जादुई तत्व है जो इंसान को टालमटोल करने से रोकता है। जब ये पता होता है कि हफ्ते के अंत में 3 ऐसे लोगों के सामने बैठना है जिनका बहुत सम्मान है और उन्हें बताना है कि तय किया हुआ काम पूरा हुआ या नहीं, तो सारे बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। बहाने खत्म हो जाते हैं और बस काम होने लगता है। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो ये सिर्फ बिजनेस या पैसों तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की ओर इशारा करता है कि इंसान का पर्यावरण, उसका एनवायरनमेंट, खामोशी से उसका भविष्य तय करता है। इस बिंदु पर स्रोत सामग्री बहुत जोर देती है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि किसी भी इंसान की आमदनी, उसकी सोच या उसकी सफलता का स्तर उसके 5 सबसे करीबी लोगों का औसत होता है। द एवरेज ऑफ 5 पीपल भी है। मान लीजिए किसी के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा परिस्थितियों की शिकायत करते रहते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है, कि समय नहीं है या कि किस्मत ही खराब है, तो भले ही वो इंसान शुरू में बहुत सकारात्मक हो, धीरे धीरे उसे भी शिकायत करने की आदत लग ही जाएगी। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर पर्यावरण ऐसे लोगों से भरा है जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम को अंजाम देते हैं, जो समस्या के बजाय समाधान पर फोकस करते हैं, तो लक्ष्य पूरे होने की गति अपने आप तेज हो जाती है। पर्यावरण की ये मूक शक्ति किसी भी इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। 100% सच। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आसपास के माहौल को लेकर बहुत ही सतर्क रहना होगा। स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है। ये एक ऐसा कदम है जिसे सुनते ही हर किसी को तुरंत करना चाहिए। वो एक्सरसाइज दरअसल एक आत्म मूल्यांकन है, एक सेल्फ असेसमेंट। हाँ, इसमें ये सोचने के लिए कहा गया है कि आज इसी वक्त क्या हमारे आसपास कोई ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप मौजूद है, और अगर कोई सर्कल है भी तो क्या वे लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह से पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल है जिसका सामना करना ही पड़ता है। और अगर जवाब ये है कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं बदलने वाला। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जानबूझकर
पूरी रणनीति के साथ ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए, मेंटर्स को खोजना चाहिए, ऐसे साथियों को ढूंढना चाहिए जो समान विजन रखते हों। ऐसी कम्युनिटीज का हिस्सा बनना चाहिए जहां सिर्फ विकास और आगे बढ़ने की बात होती हो। ये व्यवहारिक कदम ही वो पुल है जो इस पूरे सिद्धांत को असल परिणामों में बदलता है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि मास्टरमाइंड क्या है काफी नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। और अगर हम स्रोत सामग्री के अंतिम और शायद सबसे प्रभावशाली संदेश का विश्लेषण करें तो वो ये है कि अकेले दम पर इस दुनिया में महज जिंदा रहा जा सकता है, किसी तरह बस काम चलाया जा सकता है, सर्वाइव किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में सच में हावी होना है, सबसे आगे निकलना है, डोमिनेट करना है, तो एक मास्टरमाइंड की आवश्यकता अनिवार्य है। ये औसत से असाधारण तक का सफर है। लेकिन इस सफर की एक भारी कीमत भी है। कैसी कीमत? वो कीमत है अपना अहंकार छोड़ना, ये स्वीकार करना कि इंसान सब कुछ नहीं जानता। ये सहयोग को पूरी तरह से अपनाने की मांग करता है। दौलत या बड़ी सफलता कभी भी सिर्फ अकेले इंसान के ज्ञान से नहीं बनती। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास होता है। बिल्कुल, असली दौलत और अभूतपूर्व सफलता हमेशा शक्तिशाली गठबंधनों से ही बनती है, पावरफुल अलायंसेस से। ये सच में एक ऐसा विचार है जो सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सही गठबंधन टैलेंट को सिर्फ जोड़ता नहीं है, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देता है। एक मास्टरमाइंड का असली जादू उस अदृश्य ऊर्जा और सामूहिक बुद्धिमत्ता में है जो तब पैदा होती है जब लोग एक साझा लक्ष्य के लिए बिना किसी अहंकार और जलन के पूरी हार्मनी में काम करते हैं। और साथ ही वो 4 स्टेप वाला फॉर्मूला, रणनीति स्पष्ट, केपीआई, सच्चा फीडबैक और साझा विजन, जो इस ऊर्जा को सही दिशा देता है। सही कहा, अहंकार को त्याग कर सहयोग को अपनाना ही असाधारण सफलता की इकलौती कुंजी है। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत से निकल कर आती है वो ये है कि हमें अपने पर्यावरण का चुनाव खुद करना होगा, वरना पर्यावरण हमारा चुनाव कर लेगा और औसत बनाकर छोड़ देगा। ये ज्ञान तभी उपयोगी है जब इसे कागज से निकालकर असल जिंदगी में लागू किया जाए और एक सही मास्टरमाइंड का निर्माण किया जाए। ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग में ही है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और नया सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? आज के इस डिजिटल युग में हमारा पर्यावरण सिर्फ हमारे आसपास के 5 भौतिक लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है। हम रोज़ाना जो डिजिटल कंटेंट देखते हैं, जो लेख पढ़ते हैं और सोशल मीडिया के जिन एल्गोरिदम्स के बीच अपना इतना समय बिताते हैं, वे विचार और वे आवाज़ें भी अब हमारे मास्टरमाइंड का एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली हिस्सा बन चुके हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये डिजिटल मास्टरमाइंड, जिसे हमने जाने अनजाने में खुद के इर्द गिर्द बना लिया है, विकास की गति को 10 गुना बढ़ा रहा है, या फिर ये भी एक अस्वस्थ पर्यावरण की तरह चुपचाप ऊर्जा और क्षमता को नष्ट कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दिशा तय करेगा।